डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सहारनपुर दौरे पर सीएम योगी ने स्कूल चलो अभियान के द्वितीय चरण की शुरुआत की। सहारनपुर में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा, पिछले 9 सालों के दौरान बेसिक स्कूलों की हालत बेहतर हुई। पुलिस प्रशासन की रोकटोक के बीच अयोध्या में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में किए दर्शन पूजन। राम मंदिर ट्रस्ट और सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। अजय राय ने कहा, छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई, बड़ों को बचाया जा रहा है। बरेली में दंगे के आरोपी तौकीर रजा मामले में बड़ी कार्रवाई। प्रशासन ने की तौकीर रजा से जुड़ी इमारत सील। मंदिर की जमीन खरीदने और लैंड जिहाद के आरोपों से हड़कंप। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को एक दिवसीय दौरे पर सहारनपुर में है। इस्माइल पुल के कंपोजिट स्कूल में उन्होंने स्कूल चलो अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से बेसिक स्कूलों का कायाकल्प हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा, पिछले 9 साल के दौरान बेसिक स्कूलों की हालत बेहतर हुई है, शिक्षा में सुधार हुआ है। सरकार हर बच्चे को बेहतर शिक्षा देने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री को सुबह 11 बजे कार्यक्रम में पहुंचना था, लेकिन बारिश के कारण वह करीब 1.5 घंटे की देरी से सरसावा पहुंचे। इसके बाद वह शहर के महाराज सिंह डिग्री कॉलेज में जनसभा में शामिल हुए। यहां उन्होंने शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने इस्माइलपुर कंपोजिट स्कूल में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत करते हुए बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से दिव्यांग बच्चों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिव्यांग बच्चों को सहायक उपकरण बांटे गए हैं। पिछले साल 13,000 से ज्यादा बच्चे 6,000 रुपए प्रति वर्ष उपलब्ध कराई जा रही है। 23,000 से अधिक दिव्यांग बालिकाओं को 2,000 रुपए प्रति वर्ष स्टाइपेंड दिया जाएगा। दिव्यांग बच्चों को कौशल आधारित शिक्षा भी दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने इस्माइलपुर में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत करने के बाद वहां पढ़ने वाले बच्चों से मुलाकात की। उन्होंने स्कूल में होने वाली पढ़ाई और मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। वहीं क्लासरूम में लगे अवेयरनेस पोस्टर पर लिखी बातों को पढ़कर सुनने को कहा। बच्चे ने पढ़कर बताया तो वह मुस्कुरा उठे। मानना है स्वस्थ समाज के लिए कोई भी बच्चा स्कूल में जाने से वंचित न रहे। अगर कोई बच्चा शिक्षा से वंचित है और केवल परिवार की क्षति नहीं है, समाज की भी है, राष्ट्र की भी है। क्योंकि यही लोग, यही बच्चे आगे बढ़ेंगे। इन्हीं को समाज के अलग अलग क्षेत्र में नेतृत्व देना है। ये मंच पर जितने भी नेता बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, सांसद, पूर्व सांसद या अधिकारी शिक्षा विभाग के या प्रशासन के, पुलिस के जो अधिकारी हैं, ये भी कभी छात्र थे। ये भी कभी छात्र थे। जो आपके शिक्षक हैं, ये भी कभी छात्र थे। इन्होंने पढ़ाई की, आज वे उस स्तर पर पहुंचे। खबर अयोध्या से है, जहां अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पुलिस की रोकटोक के बीच रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया। इसके बाद उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। अजय राय ने कहा कि मामले में केवल छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई हो रही है, जबकि बड़े जिम्मेदार लोगों को बचाया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मंगलवार देर शाम पुलिस की मौजूदगी में अयोध्या पहुंचे। इससे पहले उन्होंने राम मंदिर दान चोरी मामले को लेकर टेढ़े बाजार चौराहे से पद यात्रा निकालने का ऐलान किया था, जिसमें पार्टी के सांसदों और विधायकों की भी बुलाया गया था। हालांकि प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया और अजय राय को आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में नजरबंद कर दिया। देर शाम उन्हें सीमित संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ अयोध्या जाने की अनुमति मिली, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन किए। दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत में अजय राय ने राम मंदिर दान गबन मामले को लेकर ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भगवान राम के नाम पर आए चढ़ावे में गड़बड़ी के मामले में निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है।
उनका आरोप था कि केवल निचले स्तर के कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा रही है, जबकि बड़े जिम्मेदार लोगों को बचाया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि मामले में पुलिस बड़े अधिकारियों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ करे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि चारों शंकराचार्यों से परामर्श लेकर संत महात्माओं और अयोध्या वासियों को ट्रस्ट में प्रतिनिधित्व दिया जाए। प्रशासन द्वारा रोके जाने के सवाल पर अजय राय ने कहा कि उनकी जिद केवल भगवान राम के दर्शन करने की थी और वे दर्शन करके ही लौटे। उन्होंने दावा किया कि भगवान राम सब देख रहे हैं और भ्रष्टाचार करने वालों को दंड अवश्य देंगे। देखिए, भगवान राम की नगरी में आए, बिना भगवान का दर्शन किए कैसे जाएंगे। ये हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज दर्शन करने का सौभाग्य मुझे आज फिर प्राप्त हुआ। कुछ दिन पहले आया था और भगवान से कामना किया कि जो आज यहाँ लूट चल रही है, जो यहाँ पर आज भ्रष्टाचार चल रहा है, चाहे वो ज़मीन घोटाला हो, चंदा चोरी हो और आज जो चढ़ावा चोरी हो रही है, भगवान राम के जो पैसा खाए हैं, निश्चित तौर से भगवान उनको दंड दें और उनको सद्बुद्धि दें, सरकार को सद्बुद्धि दें कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जो चार बड़े लोग हैं, निपेंद्र मिश्रा, चंपत राय, बंसल और गोपाल राव, गोविंद गिरी, ये सारे लोग जो हैं, अनिल मिश्रा, ये सब लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। धर्म सेना के अध्यक्ष संतोष दुबे ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। संतोष दुबे ने मांग की कि सभी आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाए, सभी पर रासुका लगाया जाए और ट्रस्ट के पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कहा, आरोपियों की संपत्ति कुर्क कर रामलला को वापस कराई जाए, राम मंदिर ट्रस्ट को भंग किया जाए और शहीद कार सेवकों के परिजनों को ट्रस्ट में शामिल किया जाए। धर्म सेना के अध्यक्ष ने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो सड़क पर उतरकर बड़ा आंदोलन होगा। ये जितने चोर हैं इसमें, ये सब इन्होंने देश की आस्था और श्रद्धा पर डकैती डाली है, चोरी किया है। ये गिरोहबंद अधिनियम के तहत और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल भेजे जाएं, इनकी संपत्तियां कुर्क करके और ये सब रामलला के खाते में वापस कराई जाएं। ट्रस्ट भंग हो और ट्रस्ट में चारों शंकराचार्य सहित शहीद कार सेवकों के परिजनों को रखा जाए, ये हमारी अपेक्षा है। ये पत्र हमने भेज दिया है, ये पत्र देना है। और इसके अलावा अगर इससे भी काम नहीं चला तो हम रोड पर उतरेंगे, आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन होगा। पहले अयोध्या में हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, इनको कहने का मौका न रह जाए। पीलीभीत के पूरनपुर नगर के एक होटल में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पत्रकारों से बातचीत में गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने की मांग दोहराई और सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जिस सरकार ने गाय के नाम पर वोट लेकर सत्ता हासिल की, वही आज इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। उनका आरोप था कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने की मांग लंबे समय तक मुस्लिम विरोध के नाम पर टाली गई। शंकराचार्य ने कहा कि 78 वर्ष बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने भी गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने की मांग का समर्थन किया था तथा गाय न खरीदने और न काटने का संकल्प लिया। उन्होंने दावा किया, संकल्प का पालन भी किया गया, जिससे ईद के अवसर पर लाखों गाय काटने से बच गए। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद सरकार ने इस पहल की कोई सराहना नहीं की। उन्होंने कहा कि जब वेद पुराणों में गाय को माता का दर्जा दिया गया तो केंद्र और राज्य सरकार को इसे राष्ट्रीय माता घोषित करने में क्या आपत्ति है। उन्होंने कहा कि अब सभी समाज के लोग इस मुद्दे पर साथ आ रहे हैं और वे अपने मतदान का उपयोग उसी दल के समर्थन में करेंगे जो गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करेगा। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि जब संत लोभ मोह त्याग कर भगवान की आराधना के लिए जीवित समर्पित करते हैं तो उसे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। बरेली में 26 सितंबर 2025 को हुए दंगों के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा से जुड़े मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के मोहल्ला सौदागरान में स्थित उनकी और उनके परिवार से जुड़ी संपत्ति को सील कर दिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई को मुख्यमंत्री योगी की सख्ती के बाद की गई बड़ी पहल माना जा रहा है। वही यह मामला मंदिर की जमीन को कथित रूप से अवैध तरीके से खरीदने और उस पर लैंड जिहाद फैलाने के आरोप से जुड़ा बताया जा रहा है। इस कार्रवाई के बाद इलाके में तनाव और चर्चा का माहौल बना हुआ है। स्थानीय निवासी और मामले में पक्षकार लवलीन कपूर ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले हिंदू परिवारों की संपत्तियां खरीदी गई और अब प्राचीन मंदिरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने इसे एक सुनियोजित साजिश बताते हुए लैंड जिहाद का हिस्सा करार दिया।
लवलीन कपूर के अनुसार मंदिर की लगभग 2000 वर्ग गज जमीन को धीरे धीरे खुर्द बुर्द किया गया और कथित तौर पर 1978 में एक साजिश के तहत मंदिर में चोरी की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई। आरोप है कि बाद में मंदिर के स्वरूप को बदलकर उसे मात्र 6x8 के छोटे कमरे में सीमित कर दिया गया ताकि जमीन को निजी संपत्ति के रूप में दिखाकर बेचा जा सके। वही मामले में प्रशासन की कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों में प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है और पुलिस प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। मैं धर्म प्रकाश और प्रदीप रस्तोगी। ये जो सामने प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर का कि जो उस समय 2023 में इन्होंने अताउर रहमान महफूज हसन खान को विक्रय कर दिया था, संदीप शर्मा द्वारा विक्रय किया गया था, जिसमें हमने उसमें कार्रवाई की थी। थाने द्वारा 145 की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ प्रेषित हुई थी। वो मुकदमा 3 साल से चल रहा था, जिसमें माननीय सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने अब इसको कुर्क कर वो थाना कोतवाली को रिसीवर नियुक्त कर दिया है। मामला ये है कि ये लक्ष्मी नारायण प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर है, 250 वर्ष पुराना है और इसमें एक केयरटेकर जो मंदिर के पुजारी रखे गए थे उनके द्वारा इस मंदिर को खुरदबुद करके बेच दिया गया और बड़ी प्लानिंग से बेचा गया। मतलब सन 1978 में 13 अक्टूबर था शायद, क्या 13 अगस्त तो उस दिन आपने रिपोर्ट लिखवाई कि साहब हमारी मूर्ति चोरी हो गई, सारी मूर्ति हटा दी गई। फिर धीरे धीरे स्वरूप बदल दिया गया मंदिर का, नया दुकानें कर दी गई, दुकानें सब बेच दी गई और ये कहा गया कि हम किराए पे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उस समय तनावपूर्ण स्थिति बन गई जब उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में ग्राम रोजगार सेवक विधानसभा घेराव के लिए पहुंचे। प्रदर्शनकारी सरकार की 4 अक्टूबर 2021 की घोषणाओं को लागू न किए जाने से नाराज थे। जैसे ही भीड़ विधानसभा की ओर बढ़ी, पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया और स्थिति को नियंत्रित कर दिया। संघ के प्रतिनिधियों का कहना है कि प्रदेश भर से आए ग्राम रोजगार सेवकों की प्रमुख मांगे लंबे समय से लंबित हैं। प्रशासन के साथ हुई बातचीत के बाद उन्हें प्रमुख सचिव और ग्राम विकास आयुक्त से वार्ता कराने का आश्वासन दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो वे इको गार्डन में अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करेंगे। उनकी मुख्य मांगों में 7,788 मासिक मानदेय में वृद्धि और पिछले लगभग 1.5 से 2 सालों से रुका हुआ भुगतान शामिल है। कर्मचारियों का आरोप है कि बार बार शिकायतों के बावजूद उनकी समस्याओं पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। मेरा नाम रामलखन तिवारी है। मैं ग्राम रोजगार सेवक पंचायत मित्र वेलफेयर एसोसिएशन का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। हम लोगों को 4 अक्टूबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ में एक बड़ा सम्मेलन करने का काम किया था, जिसमें ग्राम रोजगार सेवकों के पक्ष में तमाम घोषणाएं की थी। 2021 से लगाकर आज तक विभाग हम लोगों की उन घोषणाओं में शासनादेश नहीं जारी कर पाया है। हमारे साथियों को 14 से 12 माह का मानदेय नहीं मिल पाया है। हम लोगों उत्तर प्रदेश में 7788 रुपये मानदेय मिलता है, जबकि अन्य राज्यों में 18,000 मध्य प्रदेश में मिलता है, हिमाचल प्रदेश में 49,000 मिलता है। हमारी ये मांग है कि हमको पृथक बजट से मानदेय कम से कम 24,000 रुपया दिया जाए। महोबा में अधिवक्ता पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में वकीलों में भारी आक्रोश देखने को मिला। घटना के बाद अधिवक्ताओं ने कचहरी परिसर के बाहर सड़क पर जाम लगाकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। जानकारी के अनुसार बीते दिन एक अधिवक्ता पर घात लगाकर कुछ दबंगों ने हमला कर दिया था, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के विरोध में आज वकीलों ने प्रदर्शन किया और सड़क पर जाम लगाकर प्रशासन पर दबाव बनाया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। बाद में एसडीएम और सीओ द्वारा 24 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिए जाने के बाद वकीलों ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया और जाम खोल दिया। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां जहानागंज थाना क्षेत्र के नयापुरा कस्बे में बीती रात जमीनी विवाद ने एक परिवार को उजाड़ दिया। सऊदी अरब से महज 10 दिन पहले घर लौटे 25 वर्षीय दिलशेर पुत्र स्वर्गीय इम्तियाज की चाकू के वार से मौत हो गई। परिजनों ने हत्या का आरोप उसके सगे भाई पर लगाया है। जानकारी के अनुसार किसी बात को लेकर दोनों भाइयों के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। आरोप है कि राजू ने दिलशेर पर चाकू से हमला कर दिया। गर्दन पर गंभीर वार लगने से वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। परिजन आनन फानन में उसे उपचार के लिए चिकित्सक के पास ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह प्रकरण थाना जहानागंज का है। एक घरेलू विवाद में मोहम्मद अनस उर्फ राजू ने
अपने बड़े भाई दिलशेर को चाकू मारकर घायल कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। सूचना पर एसओ जहानागंज सीओ सदर द्वारा मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था विद्यमान है। जिले के गाजीपुर में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना गहमर पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस मुठभेड़ में एक शातिर अंतर्राज्यीय असलहा तस्कर और लुटेरे को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया, जबकि उसका एक साथी अभी भी मौके से दबोच लिया गया। जानकारी के अनुसार पुलिस टीम गहमर क्षेत्र के भटपुरवा मारूफ की बाग 12 रेवतीपुर मार्ग पर गश्त कर रही थी। तभी गहमर की ओर से आ रही एक बिना नंबर की काले रंग की अपाचे बाइक पर सवार 2 संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस को देखते ही दोनों भागने लगे। इसी दौरान बाइक फिसल कर गिर गई। खुद को घिरा देखकर आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी और जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा कार्रवाई की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। वहीं दूसरा आरोपी कुछ ही दूरी पर घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। मौके से पुलिस ने एक अवैध बोर तमंचा जो कि 315 का व खोखा व जिंदा कारतूस, बिना नंबर की अपाचे बाइक, नकद राशि और मोबाइल फोन बरामद किया। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी संगठित अपराध और अवैध असलहा तस्करी के लंबे समय से सक्रिय थे और इनके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे मामले दर्ज हैं। आज शाम को रात में लगभग 8:30 बजे के आसपास प्रभारी निरीक्षक गहमर, मैं फोर्स 12 पीवापुर की तरफ से गहमर की तरफ आ रहे थे। तो गहमर की तरफ से 2 बाइक सवार, अपाचे बाइक सवार संदिग्ध रूप से दिखाई दिए, जिन्हें रुका गया। इनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया। जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है, जिन्हें पकड़ा गया। जानकारी की गई तो पाया गया कि सौरभ सिंह सन ऑफ स्वर्गीय इंद्रजीत सिंह, जो खेलूराय पट्टी का रहने वाला है, जिसके ऊपर पूर्व में भी जो है गंभीर धाराओं में मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसके पैर में गोली लगी है। और दूसरा इसका साथी मुकेश कुशवाहा सन ऑफ मोती कुशवाहा, यह संभल रायपट्टी थाना गहमर करने वाला है। यह भी अपराधी किस्म का है। झांसी में रेलवे सुरक्षा बल ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रेनों पर पत्थरबाजी करने वाले एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का निवासी बताया जा रहा है और जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी लगातार ट्रेनों को निशाना बना रहा था और उसकी वजह से कई यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी। आरपीएफ की पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने बरौनी ग्वालियर मेल सहित कुल 5 ट्रेनों पर पत्थरबाजी की, जिससे कई कोचों के शीशे टूट गए। पूछताछ में आरोपी ने यह भी चौंकाने वाला खुलासा किया कि वह ट्रेनों में झाड़ू लगाकर यात्रियों से पैसे मांगता था। जब यात्री पैसे देने से मना करते या उसे ट्रेन से उतार देते तो वह गुस्से में आकर बदला लेने के लिए पत्थर फेंक देता था। रेलवे सुरक्षा बल ने उसकी निशानदेही पर 5 मामलों का खुलासा करते हुए उसे न्यायालय में पेश कर दिया। ये हाल ही में एक मामला हुआ था, जो ग्वालियर बरौनी एक्सप्रेस है, उस ट्रेन में मुस्तरा के पास में उसका कांच का शीशा किसी ने पत्थर मारकर तोड़ा था। तो उस मामले पर आरपीएफ द्वारा जांच की गई और जांच में एक आरोपी को पकड़ा गया है, जिसने स्वीकार किया गया कि उसने ही पत्थर मारा था। इसके साथ साथ उसने पूर्व में भी वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुका है और इसमें जब आरपीएफ द्वारा अपनी जो अन्य जो रिपोर्टें देखी गई तो उसमें भी पाया गया कि यही आरोपी ने पिछले कई बार से ये पत्थर जो ट्रेनों के कांच को इसने पत्थर मारकर तोड़ा है। गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाली एलिवेटेड रोड पर कानावनी के पास एक युवती की गाड़ी में कोबरा सांप मिलने की सूचना मिली। मीनाक्षी शर्मा गाजियाबाद से अपने नोएडा ऑफिस जा रही थी। अचानक कनवानी एलिवेटेड के पास उसे अपनी कार के डैशबोर्ड पर कोबरा सांप दिखाई दिया। युवती ने घबराकर अपनी गाड़ी रोक दी और बाहर आ गई। इसी दौरान वहां से गुजर रही ट्रैफिक पुलिस की टीम ने तत्काल रुककर उसे रेस्क्यू किया और वन विभाग की टीम को बुलाकर उसे सौंप दिया। गाजीपुर शहर के 3 कोचिंग संस्थानों को प्रशासन ने सीज कर दिया है। मानकों का पालन न करने पर शहर के गुरुकुल कोविंग
हिंद लाइब्रेरी और एकलव्य कोचिंग संस्थान सीज किए गए हैं। गाजीपुर के सदर तहसील क्षेत्र में कुल 22 कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, जिनकी जांच के लिए डीएम ने निर्देश दिए हैं। अभियान के तहत सभी कोचिंग संस्थानों की जांच चल रही है। पुलिस और प्रशासन की जांच के दौरान शहर के 3 कोचिंग संस्थान में मानकों को घोर लापरवाही पाई गई, जिसके बाद प्रशासन ने इन संस्थानों को सीज कर दिया। अभियान लगातार 15 दिनों तक चलेगा। जांच के दौरान कोचिंग संस्थानों में मानकों की लापरवाही पाए जाने पर संस्थानों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। यहाँ जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 28/6/2026 के क्रम में जो है उन्होंने आदेश किया था, जिले में टोटल 22 जो कोचिंग संस्थान हैं उसको सील करने के लिए अगले 15 दिनों के लिए 23/7/2026 के लिए। तत्क्रम में जो सदर के अंदर पड़ती थी गुरुकुल तुलसी नगर, एकलव्य और यहाँ हिंद, ये तीसरा को जो है सील कराया गया है। बाकी जो सदर में जो है 12 के हैं, करंडा में एक थी उसको भी कराया गया है और जंगीपुर में जो है 5 है जो सदर में पड़ेंगी। 6, 5, 11, 1, 12 सदर में है 22 में। तो अब तक यहाँ की जो है 3 हुई हैं, करंडा 1, जंगीपुर का अपडेट नहीं है, उसको सील कराया गया। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में सोमवार को कार से बाइक की मामूली बात पर हुए विवाद में 17 वर्षीय जैद की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। कार पर हल्का सा स्क्रैच आने से गुस्साए कार सवार ने न सिर्फ छात्र को पीटा बल्कि उसे अगवा कर अपने दफ्तर ले गया और वहां भी बंधक बनाकर उसको बेरहमी से पीटा। पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर प्रॉपर्टी डीलर समेत 2 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। दरअसल सोमवार दोपहर जैद अपने 2 दोस्त नदीम और इब्राहिम के साथ बिहटा हाजीपुर नहर रोड स्थित स्विमिंग पूल में नहाने गया था। नहाने के बाद स्विमिंग पूल से घर जा रहा था। तीनों एक बाइक पर थे। बाइक जैद चला रहा था। सड़क पर एक जगह चले निर्माण कार्य के चलते रास्ता पतला होने के कारण बाइक कार से टकरा गई, जिससे कार में स्क्रैच आ गई। इतनी सी बात पर कार चालक ने 20 सड़क पर ही हंगामा शुरू कर दिया। उसने जैद की मौके पर ही पिटाई की। इसके बाद उसे जबरन अपनी कार में बैठाकर अपने कार्यालय ले गए, जहां उसे बंधक बनाकर फिर से बेरहमी से पीटा गया। आज थाना लोनी बॉर्डर पर एक सूचना प्राप्त हुई कि जैद नामक लड़का जो मुस्तफाबाद लोनी का रहने वाला है, वह कहीं जा रहा था, जहां पर उसकी बाइक और एक कार में हल्की टक्कर हो गई थी, जिस पर उनकी घासन हुई और कार में सवार लड़कों द्वारा उसकी पिटाई कर दी गई थी और उसे उसके साथियों द्वारा अस्पताल ले जाया गया था, जहां मृत को घोषित कर दिया गया है। उसके परिवार द्वारा तहरीर प्रदान की गई, इस पर FIR पंजीकृत किया जा रहा है। जो अभियुक्त हैं उनके खिलाफ उनको गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।